हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय तिवारी एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अपने आधुनिक भारत के इतिहास की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक देखा कि कैसे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन होता है और उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। आज हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल, इनके बीच क्या रिलेशन रहा है और कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उन चीज़ों को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ बंगाल में बंगाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा था जब औरंगजेब नवाब बनता है तो उसने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का नायब सूबेदार या बोल सकते बंगाल का नवाब बना दिया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शीद कुली खां ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया और बंगाल का स्वतंत्र शासक बन बैठा। उसी का उत्तराधिकारी है अली वर्दी खां, और अली वर्दी खां का एक नाती है सिराजुद्दौला, जिसे हम नवाब सिराजुद्दौला के नाम से जानते हैं। तो अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला का वास्तविक नाम मिर्जा मोहम्मद था। सिराजुद्दौला का वास्तविक नाम मिर्जा मोहम्मद था। जब ये शासक बनता है तो इसकी एक मौसी थी घसीटी बेगम, इसके कुछ कजिन्स थे। इन सब में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष है। इन सबको हराने के बाद सिराजुद्दौला मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला के नाम से बंगाल का स्वतंत्र नवाब बनता है। और इसी के टाइम पर बंगाल में कुछ अमीर व्यापारी लोग थे, जैसे अमीर चंद है, राय दुर्लभ है, अब जगत सेठ है, ठीक है। तो ऐसे कुछ धनी व्यापारी लोग हैं जो सिराजुद्दौला के खिलाफ हैं। सिराजुद्दौला का ही एक सेनापति है मीर जाफर। मीर जाफर सेनापति बनना चाहता है, लेकिन सिराजुद्दौला ने उसको सेनापति नहीं बनाया। इस कारण से मीर जाफर भी सिराजुद्दौला के खिलाफ हो जाता है और ये जो विरोधी खेमा है ये सब मिल जाते हैं अंग्रेजों से, और अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला के खिलाफ ये षड्यंत्र करना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में फोर्ट विलियम में, कलकत्ता में फोर्ट विलियम में किलेबंदी करना शुरू कर दिया। जब फोर्ट विलियम में किलेबंदी, और इसके लिए फोर्ट विलियम की किलेबंदी के लिए सिराजुद्दौला की परमिशन नहीं ली जाती है। तो इन सब बातों से सिराजुद्दौला काफ़ी आहत होता है और उसे ये लगा कि मैं नवाब हूँ, मेरे होते हुए मेरी परमिशन के बिना किलेबंदी शुरू कर दी गई है। तो ये 15 जून 1756 को कलकत्ता में, जहाँ फोर्टिफिकेशन हो रहा था फोर्ट विलियम का, वहाँ आक्रमण करता है। और आक्रमण करने के बाद, इसके आक्रमण के बाद एक अंग्रेज अधिकारी है कैप्टन ड्रेक बंगाल छोड़कर भाग जाता है और ये जाता है फुल्टा द्वीप पर शरण ले लेता है। फुल्टा द्वीप पर ये शरण ले लेता है। 20 जून 1756 तक में बंगाल कलकत्ता पर ही पूर्ण रूप में अधिकार कर लेता है और यहाँ 146 अंग्रेजों को ये गिरफ्तार कर लेता है, जिसमें मेल, फीमेल और बच्चे सभी थे। इन 146 अंग्रेजों को इसने एक छोटे से तहखाने में, एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया। और जब सुबह काल कोठरी का दरवाजा खोला गया तो उसमें मात्र 23 लोग जीवित बचे। ओनली 23 पीपल वर अलाइव। इन्हीं में से एक अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन हॉलवेल। ये एक इतिहासकार भी था और इसने इस घटना का जिक्र किया है। तो अंग्रेजी इतिहासकार इस घटना को काल कोठरी त्रासदी भी कहते हैं। काल कोठरी त्रासदी, या अंग्रेजी में इसी को हम बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी।
तो ध्यान रखेंगे, इतिहास में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि काल कोठरी त्रासदी क्या है या ब्लैक होल ट्रेजेडी किसे कहते हैं। तो सिराजुद्दौला के द्वारा 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी काल कोठरी में तहखाने में बंद कर दिया गया था एक रात के लिए, जिसमें जब सुबह इसका दरवाजा खोला गया तो इसमें केवल 23 व्यक्ति जीवित बचे थे। इस घटना के बारे में कैप्टन हॉलवेल ने बताया था और इसी को नाम दिया गया है ब्लैक होल ट्रेजेडी। यहां तक ये सारी घटनाएं हो रही थी। दूसरी ओर रॉबर्ट क्लाइव की सेना कैप्टन ड्रेक की मदद के लिए आ जाती है और ये अब बंगाल में कलकत्ता पर ही दोबारा से अटैक करते हैं, ठीक है। और इस अटैक के बाद सिराजुद्दौला की यहाँ पर पराजय होती है। लेकिन आपको एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना होगा, कलकत्ता का नाम जब यहाँ पर ये कलकत्ता पर सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया तो कलकत्ता का ये नाम बदल देता है और यहाँ पर अब कलकत्ता का नाम हो जाता है अलीनगर। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि कलकत्ता का नाम अलीनगर किसने रखा था, तो ध्यान रखेंगे सिराजुद्दौला ने रखा था, ठीक है। और इसके बाद सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में एक संधि होती है, अलीनगर की संधि। फरवरी 1757 में ये संधि होती है, ठीक है। अलीनगर की संधि के पश्चात सिराजुद्दौला ने नवाब फर्रुखसियर के द्वारा जो अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा दिया गया था उन सारे राइट्स को मानना स्वीकार करता है, साथ ही साथ कलकत्ता अंग्रेजों को दे देता है और अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी आगे कभी संघर्ष न करने की बात होती है। तो इस तरीके से अलीनगर की संधि के पश्चात अब बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरीके से अधिकार स्थापित हो जाता है। लेकिन यहीं पर जो उसके अपोजिशन वाले लोग हैं, जैसे मीर जाफर है, जगत सेठ है, राय दुर्लभ है, यार लतीफ खान, इन सब लोगों ने अंग्रेजों का साथ देना स्वीकार किया। अब सिराजुद्दौला अपनी एक सेना एकत्रित करता है और फिर से अंग्रेजों के ऊपर वो आक्रमण करता है। अब यहाँ पर जब अंग्रेजों के खिलाफ सिराजुद्दौला की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई होती है जिसे हम प्लासी का युद्ध बोलते हैं। तो 1757 में 23 जून 1757 में नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की सेना, जिसमें इसका लीडरशिप कर रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव, तो 23 जून 1757 को बंगाल में प्लासी नामक स्थान पर गंगा नदी के किनारे अंग्रेजी सेना के साथ सिराजुद्दौला का युद्ध होता है। और इस युद्ध में हम देखते हैं कि जितने भी इसके दुश्मन थे, मीर जाफर, रायचंद, राय यार लतीफ खान, जगत सेठ, इन सब लोगों ने नवाब की सेना के साथ लड़ने से मना कर दिया। सिराजुद्दौला युद्ध का मैदान छोड़कर महल की ओर भागता है और महल में मीर जाफर ने उसे कहा कि महल के अंदर जाकर छिप जाओ, और जहां उसके बेटे ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। और उसके बाद सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद मीर जाफर अब बंगाल का नवाब बनता है। मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बनता है तो मीर जाफर ने अंग्रेजों को बहुत सारे गिफ्ट दिए, बहुत सारे उपहार दिए, और कुछ दिनों तक शासन करने के बाद उसे ये एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब वो बंगाल से अंग्रेजों को भगाने के लिए यहाँ पर डचों को बुलाता है, और डचों का अंग्रेजों के साथ हम लोगों ने पहले भी बात की है, 1759 में अंग्रेजों का डचों के साथ युद्ध होता है। और ये युद्ध होता है आपका बेदारा या बेडरा, इसी को हम बैटल ऑफ चिंसुरा भी बोलते हैं। तो बेदरा के युद्ध से डच पूरी तरीके से अंग्रेजों से हार जाते हैं और भारत छोड़कर ये इंडोनेशिया चले जाते हैं। अब जब अंग्रेजों ने मीर जाफर को वहाँ से फिर से हटा दिया और अब इसका दामाद है मीर कासिम, उसको बंगाल का नवाब घोषित कर देते हैं। लेकिन मीर कासिम ये भी अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी है और ये एक दूरदर्शी व्यक्ति था। इसने ये देखा कि अंग्रेजों की नीतियों से भारतीय व्यापार, या बोल सकते हैं बंगाल का जो व्यापार है, यहाँ के जो व्यापारी हैं उनके ऊपर हैवी ड्यूटी लगती थी। अंग्रेजों का ट्रेड जो था वो टैक्स फ्री हो चुका था, जिस कारण से भारतीय उद्योग जगत पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा था।
तो इसने भारतीय व्यापार को भी टैक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया। इससे अंग्रेज काफी नाराज होते हैं और नवाब बनते ही मीर कासिम ने एक काम किया था, काम उसको आप देखिए, इसलिए ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुर्शिदाबाद से बंगाल की राजधानी को मुंगेर ट्रांसफर करने वाला, स्थानांतरित करने वाला नवाब कौन सा था? ध्यान रखेंगे, मीर कासिम था। ये जब अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाते हैं तो वहाँ तोप खाने के निर्माण की फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है, जिससे अंग्रेजों से संघर्ष कर सके। लेकिन अंग्रेजों को इन सब बातों की जब भनक लगती है तो उन्होंने एक बार फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन मीर कासिम इतने में शांत रहने वाला नहीं था। ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला और भारत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ एक संयुक्त मोर्चा तैयार करता है। और अब अक्टूबर 1764 में बिहार में एक स्थान है बक्सर। बक्सर के मैदान में तीनों की ज्वाइंट आर्मी, मीर कासिम, शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब है और मीर शाह आलम द्वितीय भारतीय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इनकी दो ज्वाइंट आर्मी अंग्रेजों के खिलाफ यहां पर लड़ती है। अंग्रेजों का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। और इस 1764 के बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की जो संयुक्त सेना है वो अंग्रेजों से हार जाती है। हम यहाँ पर दो युद्धों के बारे में बात कर चुके हैं। एक 1757 का प्लासी का युद्ध है, दूसरा आपका बक्सर का युद्ध है। 1757 के युद्ध के बारे में इतिहासकार ये बोलते हैं कि 1757 का जो युद्ध था इसमें अंग्रेजों की विजय नहीं रही है। ये हमने अंग्रेजों को थाली में परोसकर एक उपहार दे दिया था बंगाल। या कुछ इतिहासकारों ने ये कहा है कि मीर जाफर और बंगाल के धनी लोगों ने सिराजुद्दौला को, बंगाल को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था। लेकिन जो 1764 का युद्ध है इसमें हम अंग्रेजी सेना की बहादुरी देखते हैं, अंग्रेजी सेना की नीति देखते हैं, जिसमें लाखों की मुगल आर्मी, लाखों की नवाबों की सेना को चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों ने बड़ी आसानी से हरा दिया था। और इस तरीके से अब यहाँ पर 1764 के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का पूर्णतः नियंत्रण स्थापित हो जाता है। इसी युद्ध के पश्चात अब यहाँ पर अंग्रेजों ने एक संधि की है जिसे हम इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई है, अगस्त का महीना है। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई है? 1765 में हुई है। ठीक है, तो ये जो संधि होती है शाह आलम द्वितीय के साथ होती है एक संधि होती है आपका मीर कासिम और शुजाउद्दौला के साथ में। तो यहां पर हम देखते हैं शाह आलम द्वितीय के साथ जो संधि होती है इसमें इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार यानी कि राजस्व वसूली के अधिकार अंग्रेजों को दे दिए जाते हैं। ठीक है, इस समय पर प्रशासन की दो इकाइयां चल रही थी, एक थी दीवानी, दूसरी थी निजामत। निजामत यानी सूबेदारी या आप बोल सकते हैं इसे प्रशासनिक व्यवस्था। दूसरी है आपका राजस्व वसूली के लिए दीवानी अधिकार। तो दीवानी अधिकार कहाँ के? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार अब मिल जाते हैं अंग्रेजों को। बनारस के जो जागीरदार थे जगत सिंह, उनकी जागीर वापस लौटा दी जाती है। अवध जो इतना बड़ा साम्राज्य हुआ करता था उसमें उसका इलाहाबाद, कड़ा, ये जो क्षेत्र हैं ये क्षेत्र शाह आलम द्वितीय को दे दिए जाते हैं। और अवध का जो प्रांत बहुत बड़ा था जिसका लीडर था शुजाउद्दौला, उसका जो अधिकार क्षेत्र है वो कम कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपस में ही इनके बीच में फूट डालने की कोशिश की जाती है और इनके प्रशासन अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासनिक इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने ये इलाहाबाद की संधि की। साथ ही साथ जितने भी लोग थे, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम, इन सब ने युद्ध के हर जाने के तौर पर इन्हें लाखों करोड़ों रुपए दिए
और इस यहीं पर अब शाह आलम के साथ एक और संधि होती है कि आर्मी का मेंटेनेंस जितना राजस्व वसूल करेंगे उसका एक निश्चित अमाउंट हम आपको पे किया करेंगे और वो पेमेंट एनुअल हुआ करेगा, और बाकी सारी चीज़ें अब अंग्रेजों के अधिकार में थी। और इसी को हम इतिहास में बोलते हैं बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था या डायरकी, डायरकी इन बंगाल। तो बंगाल में द्वैध शासन या दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था आपसे जब कभी पूछेगा तो ध्यान रखेंगे कि ये आपका डायरकी क्या था। बंगाल में दो प्रकार की प्रशासनिक इकाइयाँ थी, एक राजस्व वसूली, दूसरा प्रशासनिक व्यवस्था या सूबेदारी या जिसे हम निजामत बोलते हैं। तो दीवानी व्यवस्था पर पूरा अधिकार अंग्रेजों का था, सूबेदारी या प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो बंगाल के नवाबों के लिए थी, लेकिन अल्टीमेटली उस पर भी कंट्रोल किसका था? अंग्रेजों का था। तो इस तरीके से बंगाल में दो लोगों का शासन चल रहा है, एक अंग्रेजों का, दूसरा वहाँ के नवाबों का। तो इसी को हम इतिहासकारों ने क्या बोला है? द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन। ठीक, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर ये बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो आज के वीडियो में अभी तक हम लोगों ने ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देखी, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल, और यहीं से अंग्रेजों के शोषण का एक नया दौर शुरू होता है, जिसमें हम देखते हैं कि भारत जो एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, अचानक से नंगे, भूखे, बीमार, बेरोजगार और अकाल वाला देश बन जाता है। आगे हम देखेंगे इसमें बहुत सारे भारत में अकाल पड़ते हैं। तो आखिर ऐसी क्या घटनाएं हुई, ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज या पॉलिसीज थी अंग्रेजों की जिनके माध्यम से ये एक सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश नंगे, भूखे, बेरोजगारों का देश बन जाता है। तो इन चीज़ों को जानने के लिए चैनल पर बने रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपना ओपिनियन दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को पर बने रहने के लिए धन्यवाद।